स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रुपयों के लेन देन को लेकर दिन दहाड़े 22 वर्षीय युवक की गला रेतकर की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को लिया हिरासत में। जनपद पंचायत किरनापुर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर एसडीएम पर नाराज हुए आयोग अध्यक्ष बिसेन। कहा, अनुविभागीय अधिकारी पर की जाएगी कार्रवाई। नगर पालिका उपाध्यक्ष ने लगाए अपनी ही सत्तासीन नगर पालिका पर गंभीर आरोप। कहा, इसकी करेंगे आयोग अध्यक्ष से शिकायत, तो वहीं भविष्य में इसके परिणाम अच्छे नहीं आने की दी चेतावनी। कक्षा 12वीं की छात्रा ने कीटनाशक का किया सेवन। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। अभी हाल ही में रुक जाना नहीं योजना के तहत दी थी 12वीं की परीक्षा। बड़े भाई की हत्या करने के आरोप में आरोपी सुरेश उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास। अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की अदालत का फैसला। विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से 4 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर। परसा टोला व केवा टोला के ग्रामीण जन। विद्युत विभाग से नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग। किरनापुर जनपद पंचायत में शुक्रवार को आधिकारिक विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को इसकी सूचना दे दी गई थी। इस बैठक में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जब पहुंचे तो अधिकारियों की अनुपस्थिति को देखते हुए वे नाराज हो गए। बैठक में पहुंचे आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि इस समीक्षा बैठक में 1% भी कर्मचारी नहीं है, इसलिए बैठक को स्थगित कर दिया जाता है और कहा कि अनुविभागीय अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। अगली तिथि निर्धारित की जाएगी। बैठक शामिल होने के लिए लांजी किरनापुर के पूर्व विधायक। वहीं जब इस मामले में मीडिया कर्मियों ने एसडीएम किरनापुर से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। की बैठक क्यों कैंसिल कर दी? अनुविभागीय अधिकारी को जिन कर्मचारियों को और जिन अधिकारियों को बैठक में बुलाने के लिए कहा गया था, उनमें से 1% भी लोग उपस्थित नहीं है। अगली सूचना दी जाएगी और अनुविभागीय अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की बात कह गए हैं पिछड़ा आयोग अध्यक्ष? स्वाभाविक सी बात है, जो एक जनप्रतिनिधि ने किसी कर्मचारी अधिकारी को निर्देशित किया है और वो यहाँ उपस्थित ना हो, उसका संबंधित विभाग, स्वाभाविक है नाराजी हो। सीओ मैडम उपस्थित नहीं। सीओ मैडम की जानकारी भाव को थी, क्योंकि वो अपने पिताजी को लेकर के नागपुर में है। तो किस तरह की नाराजगी व्यक्त करके यहाँ से गए? नहीं, नाराजगी यही है कि आदेश की अवहेलना। तो इस पे किसी तरह की कार्रवाई होगी अध्यक्ष के द्वारा? खैर, मैं इस विषय पर नहीं कह सकता, वो मेरे से बहुत ऊंचे पदाधिकारी हैं राजनीतिक के मामले में। तो जैसा कहा गया है कि यहाँ के जो आला अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अनुसार भाव वो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यदि उन्हें कहीं तकलीफ हुई तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होगी। बरेली के वार्ड नंबर 18 में 19 वर्षीय युवती प्राची पिता राजेश चोपड़े ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। प्राची ने किस वजह से जहरीली वस्तु का सेवन किया है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भरबेली के वार्ड नंबर 18 निवासी राजेश चोपड़े भरबेली माइंस में काम करते हैं, जिनके परिवार में पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा है। बड़ी बेटी नागपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है और बेटा नगर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। प्राची ने इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी, किंतु अनुत्तीर्ण हो जाने पर उसने हाल ही में रुक जाना नहीं योजना के तहत कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी, जिसका परीक्षा परिणाम अभी आने को है। बताया गया कि 30 जून को प्राची अपने घर में सामान्य स्थिति में थी। शाम को जब परिवार के लोग अपने काम में व्यस्त थे, तब प्राची ने किसी मानसिक तनाव में आकर घर में रखी कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जो बिस्तर में पड़ी हुई थी। परिवार वालों के देखे जाने के बाद प्राची बेहोश अवस्था में थी, जिसे परिवार वालों ने जिला अस्पताल लाया गया, किंतु चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राची ने किस मानसिक तनाव में आकर जहरीली वस्तु का सेवन किया है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की बैयर की अदालत ने आरोपी सुरेश उर्फ पप्पू पिता दसरू सिंह 45 वर्ष को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पौनी निवासी इस आरोपी के विरुद्ध अपने बड़े भाई लक्ष्मण सिंह की हत्या करने का आरोप था। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 26,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार घटना 2017 की है। 19 मई 2017 की रात्रि 10:30 बजे करीब ग्राम पौनी में लक्ष्मण सिंह अपनी पत्नी मंजू सिंह के साथ अपने घर के सामने बैठे थे। तभी लक्ष्मण सिंह का छोटा भाई सुरेश उर्फ पप्पू आया और उसने अपने भाई लक्ष्मण सिंह से कहा कि मेडिकल दुकान वाले को उधार सामान देने से क्यों मना करते हो। उसके बाद दोनों भाइयों में विवाद हो गया। लक्ष्मण सिंह ने उसे गाली देने से मना किया तो सुरेश ने चाकू से लक्ष्मण सिंह के पेट में वार कर दिया था। लक्ष्मण सिंह की पत्नी मंजू सिंह ने बीच बचाव करने आई तो उसके साथ भी सुरेश ने मारपीट की थी। घटना को आसपास के लोगों ने भी देखा था। घायल लक्ष्मण को शासकीय अस्पताल बिरसा में भर्ती कराया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस स्टाफ ने वहां पहुंचकर उसके कथन लिए थे और उन्होंने लक्ष्मण सिंह और मंजू सिंह का भी मुलाहिजा भी करवाया। उसके बाद घायल लक्ष्मण सिंह को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। वहां से लक्ष्मण सिंह को नागपुर रेफर कर दिया गया था। 21 मई 2017 को लक्ष्मण सिंह को नागपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मलाजखंड थाने में सुरेश उर्फ पप्पू के विरुद्ध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मृत्यु के उपरांत भी धारा जोड़ी गई थी। आरोपी सुरेश उर्फ पप्पू की गिरफ्तारी के पश्चात अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया। हाल ही में यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी पर अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की संपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए धारा 323 के तहत अपराध में 1 वर्ष के सश्रम कारावास, 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वारासुरी नगर के विश्राम गृह में 30 जून को आयोग अध्यक्ष बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि सभी जनता जनार्दन की ओर से मुख्यमंत्री का अभिनंदन। उन्होंने अपना वादा निभाया। भारत सरकार में एक संसदीय में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ऐसा मैंने सुना था, परंतु इसकी जानकारी मुझे नहीं है। सिवनी को मेडिकल कॉलेज मिला, भवन बन रहा है। हमें लगा हमारा नहीं, सिवनी में खुल गया। तो मुझे याद है कि सिवनी विधायक दिनेश मुनमुन राय जब स्वतंत्र से तो उन्होंने उनकी शर्त थी कि मेडिकल कॉलेज सिवनी में चाहिए। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी शर्त नहीं होती। और 1970 से मेरे मन में था। मेरे पिता का जिला अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में निधन हो गया था। 52 वर्ष बाद हमें कॉलेज मिला, जिससे सुविधा अच्छी मिलेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जब भी हमारे जवान मुकाबले में जाते हैं तो बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिन्हें नागपुर जबलपुर भेजना पड़ता है। बालाघाट अंतिम छोर में है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरा जब छत्तीसगढ़ की सीमा लग जाती है। ऐसे में अब हमें स्थानीय स्तर पर अच्छा उपचार मिलेगा। यहाँ के पुराने 8 विधानसभा क्षेत्र, वर्तमान के 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाता भाइयों बहनों की ओर से सभी आयामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, व्यापार, सभी क्षेत्रों में अपने अपने स्वतः के प्रतिष्ठान, खुद के धंधे, सेवाओं के क्षेत्र में लगे सर्वहारा जनता की ओर से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का हम अभिनंदन करते हैं। उनकी कैबिनेट को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
कि मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया उसको निभाया। मोटे तौर पर चर्चा होती थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मेडिकल कॉलेज खोलेगा, ऐसा अखबारों में हमने पढ़ा था। ये कोई कानून कायदा नहीं है, मोटी व्यवस्था है। हम सब चिंतित थे कि सिवनी को मेडिकल मिल गया, वहां के भवन का निर्माण चालू हो गया, क्योंकि मेरी जानकारी गलत हो सकती है। दिनेश मनमोहन राय जी जब स्वतंत्र पार्टी से बीजेपी में आए, उनकी पहली कंडीशन थी कि हमें सिवनी में मेडिकल कॉलेज दीजिए। मैं इस तरह की कोई शर्त नहीं रख सकता क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन हमारे मन में 1977 से बात सदैव विराजमान रहती थी, जब मेरे पिताजी को पुराने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गैस सिलेंडर के गैस व्यवस्थित उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके निधन हो गया था 6/2/70। वे 30 साल और ये 22 साल 52 साल बाद देर से ही हमें मेडिकल कॉलेज मिला। हमारे पिताजी जैसे बहुत से लोग सुविधा के अभाव में, शायद सुविधा होती तो और कुछ दिनों जिए होते, चले गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलवादियों से मुकाबला करने में कई हमारे जवान, इतना उनका ब्लड निकल जाता है कि उनको फर्स्ट एड नहीं मिलने पता, हम नागपुर या बड़े शहरों पर भेजते हैं। हमारा अपना बालाघाट एकदम अंतिम छोर पे, एक सीमा छत्तीसगढ़ है, दूसरी सीमा महाराष्ट्र। हम देखते रह जाते हैं कि भाई अपने पेशेंट को हम कहाँ भेजिए। मेडिकल कॉलेज से जहाँ एक और हमें कॉलेज में दाखिला होने पर MBBS और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन किए हुए डॉक्टर मिलेंगे, वहीं अस्पताल में दिन प्रतिदिन की फैसिलिटीज भी मिलेगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मोटा मोटा सर्कुलर है कि 20 एकड़ कम से कम एरिया चाहिए। यदि 20 एकड़ एक साथ नहीं तो 2 पार्टों में भी या इससे अधिक पार्टों में भी मेडिकल कॉलेज खोले जा सकेंगे। हमारे पूर्वज मालगुजारी एबॉलिशन जब हुआ, उस समय में मेरे पिताजी का उनके काका होरीलाल पटेल से हिस्सा मिला, क्योंकि मेरे पिताजी के पिताजी मेरे आजा का ध्यान हो चुका था। उस समय में हमें डोगरिया मिला, गर्रा मिला, और हमारे ओलाली बाबा जी के हिस्से में नेवरगांव जीता गया। मालगुजारी रेवोल्यूशन में बड़ी संख्या में जमीन सरकार को हस्तांतरित हुई, उसी में से एक हिस्सा हमने काफी दिनों से विचार करके रखा था। वाराणसी की ओर से जाओ तो ग्रीन वैली स्कूल के बाद टर्निंग जैसी थोड़ी समाप्त होती है, बम उसके 250 फीट भी दूरी नहीं है। इधर से जाएंगे तो लेफ्ट हैंड को हमारे पास 32 एकड़ जमीन उपलब्ध है। हमने 10 एकड़ जमीन लॉ कॉलेज के लिए उसमें आरक्षित किया था, उसको भी हमने मेडिकल कॉलेज को देने का विचार किया है। और इस तरह से ये 32-33 एकड़ जितना भी वहाँ पे घास का रकबा है, राजस्व का रकबा है, वो मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है। अब रहा मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर, जिसमें कहा गया है कि शहर की सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी अधिक से अधिक न हो। ये कोई कायदा नहीं है, लेकिन परंपरा है व्यवस्थाओं की दृष्टि से। टीचिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ को अपने कर्तव्य के पूर्ति करने की दृष्टि से, तो वैनगंगा नदी से यदि हम उसकी दूरी नापते हैं तो 3 किलोमीटर हमारा जो वाराणसी फिल्टर प्लांट की पहाड़ी उसके और नीचे जाता है। चूंकि घास भूमि है, निर्वात भूमि वाराणसी बालाघाट रोड से लगी हुई है, जो हमारे
आयोग अध्यक्ष श्री बिसे ने निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का बिना नाम लिए कहा कि पेपर में मैंने पढ़ा कि लोकप्रिय नेता आपके विधायक कहते हैं कि मैंने कमलनाथ सरकार के समय मेडिकल कॉलेज करवा दिया था। पता नहीं अब वह कहाँ लिखते हैं। वह कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, हमने तो उन्हें नहीं रोका था। यदि करना था तो वाराणसी में अपने क्षेत्र में बनवाते। यहाँ आपकी कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों है, गर्रा में क्यों किया? मुझे एक बात पता है, एक पक्षी होती है कोयल, जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है और जब बारिश होती है तो हर कोई उसमें नहाता है। मुझे अपनी जनता को प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिकल कॉलेज किसके प्रयास से आया है। मुख्यमंत्री ने 5 सितंबर 2022 को कृषि मंडी में हमारे प्रस्ताव पर कहा था कि आपके प्रस्ताव का हम ध्यान रखेंगे। यही बात उन्होंने लमता में भी कही और जब अमित शाह के कार्यक्रम में 22 जून को वहां आए तो उन्होंने कहा कि सितंबर में भूमि पूजन की तैयारी करो। यहां पर कहीं आपके विधायक की उपस्थिति तो हमने देखी नहीं। ऐसे शीर्ष नेता को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। प्रदीप जायसवाल सरकार में नहीं है और ना ही गौरीशंकर बिसेन सरकार में है। सरकार का अंग होना अलग है, सरकार होना अलग है। प्रयास बहुत से लोग करते हैं। जिस प्रकार इस मेडिकल कॉलेज में हर व्यक्ति का प्रयास था उसमें वह एक है, परंतु किसके प्रस्ताव में मुख्यमंत्री ने कहा यह भी देखने का होता है। इस विषय पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए और मेरा मानना है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मैंने अखबार में पढ़ा कि हमारे लोकप्रिय नेता, यहाँ के विधायक ये कहते फिरते हैं कि मैंने कमलनाथ जी के समय में मेडिकल कॉलेज को करवा दिया था। पता नहीं कौन सी इबादत तो लिखते हैं। कमलनाथ जी की सरकार में मंत्री रहे भाई, 15 महीने में सब करा लेना था, हमने ना रोका था। और फिर करना ही था उनको मेडिकल कॉलेज, तो फिर घर में क्यों करे भाई, वाराणसी क्षेत्र में क्यों नहीं ले आए, जहाँ की आपकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी। मैं इतना जानता हूँ कि मैं 77 से लगा था। एक पक्षी जिसकी आवाज को बड़े मधुरता से सुनते, कोयल बोलती है, कोसम पक्को समिया लगो। वर्षा होने लगती है ना, हर आदमी नहाना शुरू कर देता है। मुझे बालाघाट की जनता को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है कि मेडिकल कॉलेज किसके प्रयास से आए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ट्विटर साइट में आप 5 सितंबर में जाइए, उनके अकाउंट में जाइए, खुला अकाउंट है माननीय मुख्यमंत्री का। और 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने बालाघाट में छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि उपज मंडी, प्राकृतिक जैविक कृषि उपज मंडी, वार्ड नंबर 6 बालाघाट इतवारी बाजार से मेरे प्रस्ताव पर, हमारे प्रस्ताव पर, मेरे कहना उचित नहीं, उस अहम के भाव आते हैं। हमारे प्रस्ताव पर, आम जनमानस के प्रस्ताव को मैंने रखा था, तो उन्होंने अपने साइड से कहा है भाऊ आपके प्रस्ताव का ध्यान रखते हुए बालाघाट में पहला मेडिकल, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बालाघाट हुआ। उसके बाद में लामता हुए आते हैं तो उस बात को दोहराते हैं, और जब 22 तारीख को अमित शाह जी के कार्यक्रम में आते हैं तो घोषणा करके जाते हैं कि सितंबर में इसका शिलान्यास होगा। इन तीनों स्थानों पे तो मुझे कहीं आपके विधायक जी की उपस्थिति दिखी नहीं, वाराणसी के विधायक। कम से कम इतने शीर्ष नेता को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, इससे किसी की लोकप्रियता नहीं बढ़े। बाबू आपके सरकार में अभी खनिज निगम अध्यक्ष हमारे सरकार में होंगे, वो सरकार में नहीं है, मैं भी सरकार में नहीं हूँ। गौरी शंकर बिसेन न सरकार में, न प्रदीप जायसवाल जी सरकार में। सरकार का स्टेट होना अलग बात है और सरकार में होना अलग बात है। हम दोनों लोग कैबिनेट में नहीं बैठते। सुनिए, हम दोनों लोग कैबिनेट में नहीं बैठते। प्रस्ताव लगा तो करा क्यों नहीं लिया? 15 महीने में वो थे ना कमलनाथ जी के साथ, रोका था किसी ने? आपकी सरकार में भी प्रयास किए थे, उन्होंने ये बोला था मुख्यमंत्री से चर्चा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रयास तो बहुत करते हैं, सफलता किसको मिलती? भाव कुछ दिन पहले रामपायली बालाघाट के हर व्यक्ति के मन में इच्छा थी कि हमको मेडिकल कॉलेज मिले, उनमें से एक वे भी हैं। लेकिन किसके प्रस्ताव पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अंदर जाइए, खगालिए स्टेटमेंट को मुख्यमंत्री के, उसके बाद में आप मुझसे और आगे के प्रश्न। तो आप मानते हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। छोटे मन से व्यक्ति बड़ा नहीं होता और टूटे मन से व्यक्ति खड़ा नहीं होता, अटल जी ने कहा है। हमने जब वाराणसी के
मुझे फॉर्म एग्रीकल्चर कॉलेज लाया तो उस समय में मैंने नहीं कहा कि कोई पिटोला का ये मतदान केंद्र है। मुर्जा फॉर्म एक जमाने में ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर था, बोल चाल में मुर्जा फॉर्म, तो हम तो आज भी मुर्जा फॉर्म कहते हैं, लेकिन वहां के सारे मतदाता वो पिटोला मतदान केंद्र के मतदाता है, इसको कोई इनकार कर सकता। बाबूजी दूसरी बार हुआ है जागपुर पुल के समय भी इस तरह की बातें आई। देखिए एक बात सुनिए, लेते हैं आप ये मेरी बात सुन लीजिए जी। प्रदीप जायसवाल बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, पूरे पेपरों में विज्ञापन लगाए, जनता के दिल में जो बसा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। भाव कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बालाघाट आगमन हुआ था और उन्होंने रामपाली बिटली पुल का भूमि पूजन किया था, उसके बावजूद भी विधायक प्रदीप जायसवाल ने दोबारा भूमि पूजन किया है, तो क्या क्या कहेंगे आप इस विषय में? इसका उत्तर मुख्यमंत्री जी देंगे। भाव अभी मुख्यमंत्री जी ने उनको निगम में रखा, मैंने तो नहीं रखा, ना मुझे रखने का अधिकार। नहीं, आपने पार्टी से शिकायत करे किस विषय में? क्यों करूंगा मैं? भाव शिलान्यास का पत्थर लगाने से पुलिया का उद्घाटन हो जाता है क्या? भाव अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या किसी खास मकसद को लेकर? मैं 1000 बार कह चुका, गौरी शंकर बिसेन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। गौरी शंकर बिसेन कटनी को छोड़कर जबलपुर संभाग के सारे जिलों का प्रभारी मंत्री रह चुका है। गौरी शंकर बिसेन 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रह के मध्य प्रदेश के वर्तमान जो 52 जिले हैं उनमें से प्रत्येक जिले में और अधिकांश विकास खंडों में जा चुका है। गौरी शंकर बिसेन मध्य प्रदेश किसान मोर्चे का प्रांतीय अध्यक्ष रह चुका है। गौरी शंकर बिसेन लोकसभा में 2 बार सांसद चुना जा चुका है। गौरी शंकर बिसेन ने अनेक सांसदों के चुनाव को निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अकेले यहाँ नहीं, पिछले बार चुनाव में मैं खंडवा में था, खंडवा का चक्र समाप्त होने के पहले हम हमारे बीडी शर्मा जी के क्षेत्र में थे। तो गौरी शंकर बिसेन को किसी क्षेत्र की सीमा से बांधा नहीं जा सकता, उसका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश है। यही नहीं, मैं तो महाराष्ट्र में प्रवासी कार्यकर्ताओं का प्रभारी था और बूथ प्रबंधन का प्रभारी था विदर्भ की सीटों का। तो मुझे इस रूप में क्यों देखते हो कि मैं वाराणसी में क्यों आता हूँ, करते क्यों जाता हूँ? क्या मैंने सर्वाधिक अभी विकास यात्रा निकली 5 से 25 तारीख फरवरी की, 9 दिन बरघाट को दिया। तो क्या बरघाट अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ? नहीं, क्या मैं लड़ सकता हूँ? भाव मेरा क्वेश्चन की पिछले और क्या चुनाव लड़ने के लिए काम करना चाहिए? अपने कार्यकर्ताओं को एमएलए नहीं बनाना चाहिए? वो कुछ माह पूर्व कमलनाथ जी से कुछ समर्थकों ने, कांग्रेस समर्थकों ने विधायक जायसवाल के लिए कांग्रेस के टिकट की मांग की थी, क्या इसकी जानकारी है आपको? क्या प्रतिक्रिया है? मैं उसका मुख्तार तो नहीं हूँ प्रदीप जायसवाल का, उसका वो कहाँ क्या करते हैं, उनके क्या कार्यकर्ता करते हैं, इसका लेखा जो करो, मेरी कोई जवाबदारी नहीं। कौन गया कौन नहीं गया मेरा कोई उसमें जवाबदारी है और मेरी कोई जानकारी रखने की आवश्यकता है क्या मैं प्रदीप जायसवाल का मुनीम हूँ? नहीं, अभी क्षेत्र में पूरे जिले में 2 सीटों को हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। एक वाराणसी की स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही है, बालाघाट में भी अनुभव हो जा रही है कि एंट्री के बाद में समीकरण बदले हुए हैं। वो कांग्रेस का विषय है, बीजेपी की उम्मीदवारी तय है। कांग्रेस मेरी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी का मैं लीडर नहीं, बीजेपी पार्टी में मेरा कोई लीडर नहीं। मेरे लीडर का नाम है अमित शाह जी, मेरे लीडर का नाम है नरेंद्र मोदी जी, मेरे लीडर का नाम है हमारे नड्डा साहब, बीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे पूर्व अग्रवाल जी, सत्तान अग्रवाल जी मेरे लीडर है। मेरे लीडर का नाम है डॉक्टर योगेंद्र निर्मल। नहीं, अभी आपने बोला कि बालाघाट की उम्मीदवारी तय है, कौन उम्मीदवार है? गौरी शंकर बिसेन है, सिटिंग सांसद विधायक है। गौरी शंकर बिसेन कोई चुनाव नहीं लड़ना होगा तो पार्टी को उसने अवगत कर दिया है कि भाई किसको आपको चुनाव लड़ाना चाहिए, लेकिन हमारा ये भी तय है कि कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है। भाव वाराणसी से कौन होगा भाजपा के प्रत्याशी? कमल का फूल होगा, कमल का फूल ही मानते हैं, अभी तय नहीं है उम्मीदवार। कमल का फूल होगा और जो लोग जाने वाले नहीं वो जाए। और कांग्रेस के मित्र लगातार आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, शुगर फैक्ट्री और इतने सालों से मेडिकल कॉलेज इतने दिनों बाद बना, किस रूप में लेते हैं? वाराणसी क्षेत्र में कितने किसान गन्ना लगाते हैं? क्या 8000 हेक्टेयर में गन्ना जिले के लोग देने तैयार हैं?
वारासुनी, कटंगी, लाल बर्रा, जिस दिन 8,000 हेक्टेयर में गन्ना शुगर केन के लिए किसान तैयार हो जाएंगे, उसी दिन हम शुगर केन की फैक्ट्री, गन्ने की फैक्ट्री डाल देंगे, शुगर केन फैक्ट्री डाल देंगे। भाव 23 जून की सुबह नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 धोबी गली में हत्या की वारदात ने सनसनी मचा दी। बताया जा रहा है कि रुपये के विवाद को लेकर दो युवकों ने लगभग 22 वर्षीय अनुराग पिता दयाल मिश्रा की हत्या कर दी। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 30 जून की सुबह शहर के वार्ड क्रमांक 13 सागौन वन निवासी अनुराग पिता दयाल मिश्रा उम्र करीब 22 वर्ष जो कि ड्राइवरी का कार्य करता था, जिसका 1 वर्ष पहले ही वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाली संजना से विवाह हुआ था और संजना जो कि अभी गर्भवती है वह इस समय अपने माता पिता के घर आई हुई थी, जिसमें संजना मिश्रा के द्वारा बताया जा रहा है कि वह अभी कुछ दिन पहले ही अपने माता पिता के घर मरारी मोहल्ला वार्ड क्रमांक 8 धोबी गली में रहने आई हुई थी, जिसके साथ ही अनुराग मिश्रा भी उनके माता पिता के घर पर ही था। 30 जून की सुबह जब वह घर में थी तो सागौन वन निवासी अमन और आशिफ मरारी मोहल्ला पहुंचे और उन्होंने संजना से अनुराग मिश्रा के बारे में पूछताछ की और कहा कि वह कहाँ है, उन्होंने पैसे नहीं दिया है अभी तक, ऐसा पूछने लगे। जब उनके द्वारा बताया गया कि अनुराग मिश्रा मोहल्ले में ही है, तब वह अमन और आशिफ के द्वारा अनुराग मिश्रा को ढूंढते हुए संजना के घर से चले गए। बाद में संजना को पता चला कि अमन और आशिफ के द्वारा अनुराग मिश्रा को उधार लिए गए 30,000 रुपये की राशि के लिए वाद विवाद कर कांच की बोतल फोड़कर गले के नीचे कांच के बोतल से वार कर अनुराग मिश्रा की हत्या कर दी गई, जिसे जिला चिकित्सालय भेजा गया, किंतु डॉक्टरों के द्वारा अनुराग मिश्रा को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मृतक के मामा दीपक गिरी भी बताते हैं कि अनुराग मिश्रा ड्राइवरी का काम करता था और उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके भांजे का मोहल्ले के ही लड़कों के द्वारा हत्या कर दी गई है, जिस पर वह भावुक हो गए। वह पुलिस से हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। आज सुबह 2 लड़के आए थे, मोहल्ले के थे, मेरे ससुराल के तरफ के। उनने उनको पूछे कहाँ गया, तो मैंने भी अभी नहीं है, थोड़ी देर से आएंगे करके। तो वो थोड़ी देर से आए तो मैंने बताया 2 लड़के आए थे, तो वो 2 लड़के उसको दूसरी जगह ढूंढने गए थे। कौन है, आप जानते हो क्या 2 लड़कों? हाँ, वो मोहल्ले के। क्या नाम है उनका? अमन नाम है, अमन मिश्रा, और एक का आशिफ खान। क्या बोल रहे थे ये लोग? वो 2 बोल रहे थे, पूछ रहे थे इनको कहाँ गया करके। फिर क्या हुआ? फिर वो आए, फिर बात करे, फिर वो टावर करने, मेरे को नहीं बताया, घबरा के हमारे मोहल्ले के लोग बोल रहे थे कि 2 लड़के आए, मार दिए। कैसे मारे ऐसा बताए? बॉटल से मारे, बोले कांच की बॉटल। अच्छा, क्यों मारपीट हुई, क्या विवाद? पैसे की वजह से, कि पैसे नहीं दिया है कि क्या है, तो मेरे को इतने भी नहीं बताया कि टेंशन लेंगी, मेरी ऐसी हालत है करके। अच्छा, ये क्या काम करते थे? ये ड्राइवरी करते थे। कहाँ पे? 4 व्हीलर ड्राइवर कहीं? सामान ढोना। अच्छा, आपको कैसे जानकारी लगी ये घटना हो गई कह के? अभी हम तो घर में थे जी, वहाँ से फोन आया था। किसने बताया कहाँ की घटना है? ये घटना यहाँ पे हुई, बोलते जी क्या नाम से, शुक्ला नर्सिंग होम टावर के पास में घटना हुई है, तो हमको घर में खबर पता चला। तो किसने बताया क्या हुआ इनके साथ, कैसे क्या हुआ? हम तो घर में थे जी, खाना काम वाम कर रहा था, जब जाकर फोन आया तो बोले मर्डर हो गया करके बताया मेरे को, तो मेरे घर से बाहर निकला। किसने मारा, कुछ जानकारी है क्या जी आपको? नहीं, उसकी बीवी बताती है ना। कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत के द्वारा चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 8 मरारी मोहल्ला में एक 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई, जिस पर उनके द्वारा तुरंत ही अपने अमले के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जहां पर प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद आरोपी अमन को तुरंत ही हिरासत में ले लिया गया और मृतक अनुराग मिश्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले को जांच में लिया है। वहीं हमें बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वह इसके पूर्व भी चोरी जैसी वारदातों में लिप्त रहने की बात कही जा रही है। अभी मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कुछ पैसों के लेन देन की बात पे विवाद था। दोनों आरोपी और मृतक सागौन वन वार्ड नंबर 13 बूढ़ी के हैं और ये सुबह की घटना है, करीब 9:30 पौने 10 बजे के आसपास की घटना है। इसमें मृतक को पैसे लेने के लिए बुलवाया था वहाँ पे। आरोपी और मृतक दोनों वहाँ मिले और उसके बाद में दोनों के बीच में लहमाझूमी हुई और वहीं आरोपी ने एक शीशी पड़ी हुई थी बियर की, उसको तोड़ के और उसके गले में वार किया, गले के नीचे, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। सर, आरोपी का नाम है और कहाँ से नहीं उठाया? आरोपी अमन है, अमन तिवारी, पिता मणिराम तिवारी। ये वार्ड नंबर 13 सागौन वन का ही, और मृतक का नाम है अनुराग मिश्रा और ये भी सागौन वन के ही वार्ड नंबर 13 के हैं और आरोपी अभी रक्षा में पूछताछ की जा रही है। सर, एक अन्य आरोपी और इसके साथ बताया जा रहा है, 2 लोगों ने।
मैं जो मौके पर चश्मदीद थे और जो उसके मृतक के परिजन हैं उन लोगों से भी अभी चर्चा हुई है। तो उनका मारपीट करने वाला एक ही है, वो साथ में जरूर गया था, लेकिन मारपीट एक ही आरोपी के द्वारा की गई है। सर काय के लिए पैसे लिया था, क्या बात सामने आई? पैसे कुछ समय पहले उसने आरोपी से पैसे लिए थे मृतक ने 30,000 रुपये, और वही पैसे कुछ दिनों से कंटिन्यू मांगे जा रहा था ये, और जिसमें मृतक भी आजकल देने की बात पे इनका विवाद हुआ है और उसी की वजह से ये घटना घटित हुई है। बालाघाट से सिवनी पहुंच मार्ग के ग्राम पोंडी व सिहोरा के बीच स्थित पुल के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है, क्योंकि यह हाईवे मार्ग है और इस मार्ग पर दर्जनों ग्राम आते जाते हैं जिनके द्वारा आवागमन किया जाता है। हाईवे मार्ग पर भी दोनों ओर स्पीड ब्रेकर नहीं होने से छोटे बड़े वाहन बिना रुके तेज गति से गुजरते हैं। इस स्थिति में कई बार अचानक वाहन के आ जाने से टक्कर होने के साथ ही दुर्घटनाएं भी घटित होती रहती है। आपको बताया कि बीते दिवस ही पोंडी सिहोरा पुल के पास डंपर व ट्रैक्टर में टक्कर होने से एक युवक की मौत हो चुकी है। 6 माह पूर्व भी उसी स्थान में बस की टक्कर से एक महिला की मौत हो चुकी थी। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं घटित होती रहती। इस तरह से यह स्थान दुर्घटना का पॉइंट बन चुका है, इसलिए पुल के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर बनाना जरूरी है। स्पीड ब्रेकर बन जाने से वाहनों की गति कम होगी, जिससे तेज गति से आ रहे वाहनों की गति नियंत्रित होगी और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। कारण ये है कि ये रोड वाले जो है सड़क निर्माण वाले वो पटरी का भरण सही तरीके से भराए नहीं, और भराए नहीं तो बारिश के टाइम में जिससे हादसे के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक दो हादसे तो ऐसे हो गए जो मेरे मौखिक तौर पर है। अनेक कारण ये स्पीड से गाड़ी निकलती क्यों? हाँ, अचानक स्पीड से निकलती है। यहाँ पर बहुत पहले से डिमांड है, इससे पहले भी एक बार बार होते, क्या कारण है? जी हाँ, हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या है, 3 तरफ से रोड का संगम होता है, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर की बहुत आवश्यकता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं या PW विभाग जो भी वहाँ पर काम कर रहा है उनसे मांग करते हैं कि वहाँ पर दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाएं ताकि वहाँ दुर्घटनाएं कम हो। रोड कहाँ से कहाँ निकलती हुई? वो तो मेन मार्ग है, सिवनी बालाघाट सिवनी मार्ग है, लेकिन ग्राम पंचायत